दक्षिण अफ्रीका में गांधी के निजी अनुभवों की गांधीवादी विचारधारा एवं शैली के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका रही। 1894 से 1906 ईस्वी तक नटाल में भारतीयों के प्रति प्रजातिगत भेदभाव की नीति के विरुद्ध संघर्ष में गांधी ने प्रेयर्स और पिटीशंस की मॉडरेट शैली का अनुसरण किया। इसके साथ ही भारतीयों को मताधिकार एवं नागरिकता से वंचित किए जाने के सरकारी निर्णय तथा उनके व्यापार आदि पर लगाए गए प्रतिबंध के विरुद्ध इस अवधि में गांधी का संघर्ष मात्र वकीलों एवं व्यापारियों का संघर्ष रहा। 1906 में जोहान्सबर्ग से गांधी द्वारा सार्वजनिक सत्याग्रह एवं सविनय अवज्ञा की शुरुआत के साथ गांधीवादी शैली में एक नवीनता के दर्शन हुए। आज जिसे हम गांधीवादी शैली या तकनीक कहते हैं, उसकी निर्मित दक्षिण अफ्रीका में 1906 के बाद हुई। इस शैली में अन्य बातों के अतिरिक्त अनुशासित सत्याग्रहियों का प्रशिक्षण सम्मिलित था, जिसके लिए गांधी ने फीनिक्स सेटलमेंट एवं टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की। सत्याग्रह एवं अहिंसा गांधीवादी शैली के सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व रहे। गांधी ने इनका प्रयोग कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, एंट्री परमिट्स एवं ट्रेड लाइसेंसेस आदि से संबंधित कानूनों के शांतिपूर्ण उल्लंघन द्वारा 1906 के बाद दक्षिण अफ्रीका में ही किया। सामूहिक गिरफ्तारी, हड़ताल एवं प्रदर्शन तथा जुलूस आदि का प्रयोग भी गांधी द्वारा 1906 के बाद अफ्रीका में ही किया गया। गांधीवादी विचारधारा का एक महत्वपूर्ण तत्व गांधी द्वारा हिंद स्वराज में व्यक्त किया गया। इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की समुद्र यात्रा के क्रम में मूलतः गुजराती भाषा में रचित गांधी की यह रचना 1909 में सर्वप्रथम इंडियन ओपिनियन में प्रकाशित हुई। अपनी इस रचना में गांधी कहते हैं कि वास्तविक शत्रु ब्रिटिश राजनीतिक प्रभुत्व नहीं है, बल्कि संपूर्ण आधुनिक औद्योगिक सभ्यता है। वे जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट से काफी प्रभावित थे। कार्लाइल एवं रस्किन की उद्योगवाद की रोमांटिक आलोचना से प्रभावित गांधी तर्क देते हैं कि मात्र राजनीतिक स्वराज का अर्थ होगा इंग्लिश रूल विदाउट इंग्लिशमैन, अंग्रेज रहित अंग्रेजी शासन। 1893 में एक बैरिस्टर के रूप में गांधी दक्षिण अफ्रीका में एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला की कानूनी समस्याओं के निपटारे के लिए 1 वर्ष के अनुबंध पर डरबन पहुंचते हैं। यहीं से ट्रेन द्वारा प्रिटोरिया जाते वक्त 7 जून 1893 को पीटर मैरिट्सबर्ग नामक स्टेशन पर उन्हें उनके सामान के साथ ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। गांधी के पास फर्स्ट क्लास की टिकट थी, पर रंग भेद पर आधारित दक्षिण अफ्रीकी कानून के अनुसार गांधी को श्वेत नस्ल वालों के लिए आरक्षित फर्स्ट क्लास के डिब्बे में बैठने की अनुमति नहीं थी। एक वर्ष का अनुबंध समाप्त होने के पश्चात दक्षिण अफ्रीकी सरकार की रंग भेद की नीति एवं भारतीय मूल के निवासियों के विरुद्ध भेदभावपूर्ण कानूनों का विरोध कर रहे भारतीयों के आग्रह पर गांधी दक्षिण अफ्रीका में रुक गए। गांधी ने 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की।
दादा अब्दुल्ला एवं गांधी क्रमशः इसके अध्यक्ष एवं सचिव बने। 1903 में ट्रांसवाल प्रांत में भारतीयों के विरुद्ध दक्षिण अफ्रीकी सरकार द्वारा पारित कानूनों का विरोध करने के उद्देश्य से गांधी ने ट्रांसवाल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। बाद में इसका नाम बदलकर ट्रांसवाल इंडियन कांग्रेस कर दिया गया। दक्षिण अफ्रीका में गांधी ने सामुदायिक जीवन व्यतीत करने के उद्देश्य से 2 आश्रमों की स्थापना की, एक डरबन के निकट फीनिक्स सेटलमेंट और दूसरा जोहान्सबर्ग में टॉल्स्टॉय फार्म। फीनिक्स सेटलमेंट की स्थापना 1904 में हुई। यहीं से एक सफल बैरिस्टर से एक सरल किसान की तरह बनने की गांधी की यात्रा प्रारंभ होती है। फीनिक्स सेटलमेंट में गांधी ने सत्याग्रह और अहिंसा का अपना प्रयोग प्रारंभ किया। गांधी ने अपने साप्ताहिक समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन का प्रकाशन भी यहीं से प्रारंभ किया। पर गांधी इसके संस्थापक अवश्य थे, इसके प्रथम संपादक मनसुख लाल नजर थे। गांधी ने 1910 में स्थापित टॉल्स्टॉय फार्म का नाम रूसी लेखक एवं दार्शनिक लियो टॉल्स्टॉय के नाम पर रखा। टॉल्स्टॉय की पुस्तक द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू ने गांधी के अहिंसा के दर्शन पर गहरा प्रभाव छोड़ा था। शिमोन लेव की पुस्तक सोलमेट्स द स्टोरी ऑफ महात्मा गांधी एंड हरमन कालिनबाख से पता चलता है कि गांधी ने टॉल्स्टॉय फार्म की स्थापना अपने जर्मन वास्तुकार मित्र हरमन कालिनबाख की मदद से की। इसमें सत्याग्रहियों के परिवार निवास करते थे। टॉल्स्टॉय फार्म को गांधी द्वारा भारत में स्थापित आश्रमों का अग्रदूत माना जाता है। द इंडियन रिलीफ एक्ट ऑफ 1914 एवं 30 जून 1914 को स्मट्स गांधी समझौते से 1906 में जोहान्सबर्ग में प्रारंभ सार्वजनिक सत्याग्रह एवं सविनय अवज्ञा की समाप्ति हुई। इस अधिनियम ने पूर्व अनुबंधित मजदूरों पर लगाए गए 3 पाउंड के कर को समाप्त कर दिया। इसने पारंपरिक हिंदू और मुस्लिम विवाहों की वैधता को मान्यता प्रदान की एवं शिक्षित भारतीयों को दक्षिण अफ्रीका में मुक्त प्रवेश की स्वीकृति प्रदान की। यद्यपि दक्षिण अफ्रीकी सरकार की भेदभावपूर्ण एवं रंग भेद की नीति समाप्त नहीं हुई और भारतीयों का शोषण कई अन्य रूपों में जारी रहा, इसमें संदेह नहीं कि दक्षिण अफ्रीका में गांधी के संघर्ष ने भावी संघर्षों के लिए एक सशक्त पूर्व पीठिका का निर्माण कर दिया। थैंक यू वेरी मच।